सो हेलो हे हाय। अभी हम लोग बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एमआरआई पे हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्योंकि थ्योरी के साथ क्वेश्चंस करना भी ज़रूरी है, तभी हम लोग को कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में आइडिया लगेगा। तो देखते हैं क्वेश्चंस। मैंने लास्ट वीडियो में आपको होमवर्क दिया था, तो देख लेते हैं आपने जवाब क्या दिया। लेट मी टेल यू करेक्ट आंसर। सो जो जियोमेट्रोग्राफी है, ये मेजरिंग टेक्निक किसने दी थी? पॉल लटरवर्ग ने दिया था जियोमेट्रोग्राफी। एंड 1952 में नोबेल प्राइज़ किसे किसे मिला था? सो 1952 में जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो फेलिक्स ब्लॉच को एंड एडवर्ड पर्सेल को मिला था। सो आई होप आप लोग ने करेक्ट आंसर्स दिए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। सो विद द एक्सेप्शन ऑफ हाइड्रोजन, all matter is composed of three components. They are हाइड्रोजन को छोड़ के ऑल मेटर्स कंपोज्ड होते हैं तीन कंपोनेंट्स से, जो कि हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हमें पता है कि एक एटम में जो न्यूक्लियस होता है वो किसका बना होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का बना होता है। एंड उसकी जो आउटर सेल्स होती हैं उसमें कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो एक एटम किसका बना होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। सो हेयर कौन सा अपना ऑप्शन सही? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। सो ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट। सो पॉजिटिवली चार्ज्ड कंपोनेंट्स ऑफ एन एटम इज, सो जो एटम का पॉजिटिवली चार्ज्ड कंपोनेंट कौन सा होता है? हमें पता है प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। सो पॉजिटिव इज द प्रोटॉन। एंड नेगेटिवली चार्ज कंपोनेंट ऑफ एन एटम, अभी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन ही है नेगेटिवली चार्ज्ड कंपोनेंट। एंड न्यूट्रल कंपोनेंट क्या है? आई हैव टोल्ड यू न्यूट्रॉन इज द न्यूट्रल कंपोनेंट। न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है। न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज मेड अप ऑफ वन, जो न्यूक्लियस हाइड्रोजन एटम का होता है वो किसका बना होता है? सो हमें पता है कि वो प्रोटॉन का बना होता है, उसमें एक प्रोटॉन होता है। एंड मटेरियल्स रीच देयर हाईएस्ट मैग्नेटिक पोटेंशियल व्हेन देयर एटम्स आर ग्रुप्ड इन एरियाज नोन एज, जो मटेरियल्स होते हैं उनके हाईएस्ट मैग्नेटिक पोटेंशियल में पहुंच जाते हैं जबकि उनके एटम्स ग्रुप किए जाते हैं इन द एरियाज, किस एरिया में ग्रुप किए जाते हैं? सो करेक्ट ऑप्शन इज है ऑप्शन नंबर डी, डोमेन्स में। जब वो उनके डोमेन्स में ग्रुप्ड किए जाते हैं तो उनका मैग्नेटिक पोटेंशियल हाईएस्ट होता है। एंड लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मटेरियल्स दैट इज वीकली अट्रैक्टेड टू ए मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी, जो मटेरियल होते हैं वीकली अट्रैक्ट होते हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्स मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए कम होता है, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के नाम से जानते हैं। जो मटेरियल्स स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए, तो उन्हें किस नाम से जानते हैं? उन्हें जानते हैं फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, पैरामैग्नेटिक जो होते हैं वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। एंड मटेरियल्स दैट इज स्लाइटली रिपेल्ड फ्रॉम ए मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी, मटेरियल जो कि स्लाइटली हल्का रिपेल होता है फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड से, उसको क्या कहते हैं? देन उसको कहते हैं डायामैग्नेटिक। सो डायामैग्नेटिक जो होते हैं स्लाइटली रिपेल्ड होते हैं, स्लाइटली अट्रैक्ट होते हैं। एंड थ्री टाइप्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर, तीन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। सो फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं? जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, वीकली अट्रैक्टेड पैरामैग्नेटिक, एंड जो स्लाइटली रिपेल्ड होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या क्या होते हैं? सो थ्री टाइप्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स हैं। So let's see next question. To exist magnets must have two poles, टू पोल्स होने चाहिए एंड therefore they are commonly called, तो इसी वजह से उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं डाईपोल्स। एंड द लाइंस दैट represent the
फील्ड ऑफ मैग्नेट्स आर नोन एज। वो लाइंस जो कि रिप्रेजेंट करती हैं फील्ड ऑफ मैग्नेट को, उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो उन्हें हम लोग जानते हैं फ्लक्स लाइंस के नाम से। सो हेयर आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, फ्लक्स लाइंस। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट इज मेजर्ड बाय इट्स। एक मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो मेजर कैसे होती है? वो मेजर होती है फ्लक्स डेंसिटी से। सो मैग्नेट की स्ट्रेंथ मेजर होती है फ्लक्स डेंसिटी से। सो नेक्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ एन MRI मैग्नेट इज मोस्ट कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिट ऑफ मेजर्ड कॉल। जो MRI मैग्नेट की स्ट्रेंथ होती है वो मोस्ट कॉमनली हम लोग किस यूनिट से मेजर करते हैं? तो हमें पता है कि हम लोग मेजर करते हैं टेस्ला से। और 10,000 गॉज इज इक्वल टू, सो जो 10,000 गॉज होता है वो इक्वल होता है 1 टेस्ला के। सो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10,000 गॉज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एंड 15,000 गॉज इज इक्वल टू, जब 1,000 गॉज 1 टेस्ला के बराबर है तो 15,000 1.5 टेस्ला के बराबर होगा, ऑब्वियस है। And the law that uses in MRI to describe how a magnetic field is induced by the flowing current is known as। वो लॉ जो कि यूज़ किया जाता है MRI को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को, जो इंड्यूस्ड होता है बाय फ्लोइंग करंट, फ्लो होने की वजह से करंट की, उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ यूज किया जाता है MRI में, जो कि डिस्क्राइब करता है कि मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है बाय फ्लोइंग करंट की फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स इन MRI सिस्टम। इनमें से कौन सा एडवांटेज है परमानेंट मैग्नेट सिस्टम का MRI में यूज करने के लिए? तो परमानेंट जो मैग्नेट्स होते हैं उनको यूज करने का ये क्या फ़ायदा है? लो ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है उनको ऑपरेट करने में लो कॉस्ट रहती है, इसीलिए उनका फ़ायदा होता है। एंड लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल मेक्स अप 50 to 90% ऑफ ए पर्सनस टोटल बॉडी वेट। तो हमें पता है 50 से 90% बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या होता है वाटर। एंड क्लिनिकल MRI इज बेस्ड ऑन द generation of signals from the nucleus of which atom। जो MRI के क्लिनिकल MRI बेस्ड होती है जनरेशन में, मतलब उत्पत्ति में, ऑफ सिग्नल्स की ऑफ फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ विच एटम, किस एटम के न्यूक्लियस से जनरेशन पे ये पूरी MRI बेस्ड है। तो हमें पता है ये हाइड्रोजन के न्यूक्लियस पे बेस्ड है जो कि प्रोटॉन है। एंड न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स कैरीज व्हाट टाइप ऑफ चार्ज। जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है उसमें कौन सा चार्ज होता है? तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, बिकॉज देयर इज ए प्रोटॉन। एंड द स्पिन ऑफ द प्रोटॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज नोन एज। जो हाइड्रोजन एटम स्पिन करता है उसको किस नाम से जानते हैं? एंगुलर मोमेंटम के नाम से जानते हैं। एंड बिकॉज द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम एक्ट्स मच लाइक ए बार मैग्नेट, इट इज सेड टू हैव ए। जो क्योंकि न्यूक्लियस जो हाइड्रोजन का होता है वो ऐसे एक्ट करता है जैसे कि वो एक बार मैग्नेट हो, तो इसको क्या कह सकते हैं? तो इसको कह सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से न्यूक्लियस हाइड्रोजन का जो होता है वो एक्ट करता है लाइक ए बार मैग्नेट की तरह से। एंड बिकॉज ऑफ द स्पिनिंग न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन एटम स्पिनिंग न्यूक्लियस होता है उसमें बोथ ए नॉर्थ एंड ए साउथ पोल होते हैं, इट इज़ कॉमनली कॉल्ड ए। तो इसको क्या कहते हैं कॉमनली? जब दोनों पोल्स की बात हो रही तो उसको डाईपोल कहते हैं।
Okay, and let's see next question. When placed in an external magnetic field, hydrogen nuclei, जब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई क्या होता है, रेजोनेट होता है, एक्साइटेड होता है, अलाइंड होता है, या फिर रिपेल करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बिकम अलाइंड, वो अलाइंड हो जाते हैं। एंड आफ्टर बीइंग प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किए जाने के बाद हाई एनर्जी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई पॉइंट इन विच डायरेक्शन, जो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, प्लेस करने के बाद तो क्या होगा, हाई एनर्जी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जो होते हैं पॉइंट हो जाते हैं एक डायरेक्शन में। तो किस डायरेक्शन में प्लेस होते हैं, पैरेलल, एंटी पेयर्ड, एंटी पैरेलल, या फिर परपेंडिकुलर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, वो एंटी पैरेलल हो जाएंगे with the external magnetic field। And after being placed in an external magnetic field, low energy hydrogen nuclei point in which direction, तो जो लो एनर्जी होते हैं, जो हाई एनर्जी हाइड्रोजन है वो होंगे इनटू द एंटी पैरेलल पॉइंट डायरेक्शन में। सो जो लो एनर्जी हाइड्रोजन है वो किस डायरेक्शन में हो जाएंगे पॉइंट, तो वो हो जाएंगे पैरेलल में। लो एनर्जी हाइड्रोजन पैरेलल हो जाएंगे एंड हाई एनर्जी एंटी पैरेलल हो जाएंगे। सो व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई दैट आर ऑफ क्लिनिकल इंटरेस्ट ऑफ आर, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जो होते हैं वो कौन से हाइड्रोजन न्यूक्लियाई होते हैं, जो हमारे क्लिनिकल इंटरेस्ट के होते हैं, पैरेलल पेयर्ड, एंटी पैरेलल पेयर्ड, पैरेलल अनपेयर्ड, या फिर परपेंडिकुलर पेयर्ड। सो जो हमारे इंटरेस्ट के होते हैं वो कौन से होते हैं पैरेलल अनपेयर्ड डायरेक्शन में। एंड व्हेन ए पेशेंट, जब एक पेशेंट प्लेस किया जाता है कहाँ पे, व्हेन ए पेशेंट इज प्लेस्ड इनटू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ऑफ द नंबर ऑफ अनमैच्ड हाइड्रोजन प्रोटॉन्स यूजुअली इक्वल्स। तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया तो जो नंबर ऑफ अनमैच्ड हाइड्रोजन प्रोटॉन्स है वो यूजुअली किसके इक्वल होता है, तो इक्वल होता है फ्यू पर मिलियन के। एंड द सम of all of the unmatched parallel protons in an external magnetic field, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो सम होता है अनमैच्ड पैरेलल प्रोटॉन्स का, वो मेकअप करते हैं, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजेशन, इंटरनल मैग्नेटाइजेशन, रेजोनेंट मैग्नेटाइजेशन, या फिर नेट मैग्नेटिक वेक्टर। सो उससे कहते हैं नेट मैग्नेटिक वेक्टर। So the type of rotation that is displayed by hydrogen nuclei in an external magnetic field is known as, जो टाइप ऑफ रोटेशन होती है जो डिस्प्ले करता है हाइड्रोजन न्यूक्लियाई एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन, रिलैक्सेशन, प्रिसीशन, या फिर रेजोनेंस। तो उससे कहते हैं प्रिसीशन। एंड विद इन ए परफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्रोटॉन्स रोटेटेड, एक परफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड में प्रोटॉन रोटेट करते हैं कैसे, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साथ, सेम फ्रीक्वेंसी से, अनडिटरमाइंड फ्रीक्वेंसी से, या फिर ऐसे ही किसी से भी नहीं करते हैं, नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, द सेम फ्रीक्वेंसी से वो लोग करते हैं रोटेट। एक अगर परफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड है तो ऑल जो जितने प्रोटॉन्स हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी से रोटेट करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 33, सो द स्पीड एट विच द प्रोटॉन रोटेट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज नोन है, जिस स्पीड से प्रोटॉन्स रोटेट करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो उसे क्या कहते हैं,
सो उसे कहते हैं प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी। प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी इज द स्पीड एट विच प्रोटॉन्स रोटेट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, okay, and the ratio that describes the constant at which any magnetic nucleus will precess in a tesla in a 1 tesla magnet is known as। तो जो रेशियो होता है जो डिस्क्राइब करता है कांस्टेंट को एट विच जिस पे कि कोई मैग्नेटिक न्यूक्लियस विल प्रिसेस करता है एक टेस्ला मैग्नेट इज नोन एज। तो उसको एक टेस्ला जो मैग्नेट होता है उसको किस नाम से जानते हैं? प्रिसिशनल रेशियो, गायरो मैग्नेटो गायरिक रेशियो, गायरो मैग्नेटिक रेशियो, या फिर बोथ बी एंड सी। सो हेयर आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी, मैग्नेटो गायरिक रेशियो एंड गायरो मैग्नेटिक रेशियो। And let's see next question. So here our next question is precessional frequency of magnetic nuclei is determined by which of the following। जो मैग्नेटिक न्यूक्लियाई की प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी होती है किससे डिटरमाइंड होती है? द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटो गायरिक फ्रीक्वेंसी से, या गायरो मैग्नेटिक रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक न्यूक्लियाई, या फिर बोथ ए एंड सी। सो हेयर आवर करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड सी। किससे किससे डिटरमाइंड होती है? स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड द गायरो मैग्नेटिक रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक न्यूक्लियाई। तो जो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिक फील्ड की होती है वो डिटरमाइन होती है बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड द गायरो मैग्नेटिक रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक न्यूक्लियाई। So the equation that is used to determine the precessional frequency of the magnetic nuclei is known as। जो इक्वेशन होती है यूज होती है डिटरमाइन करने के लिए प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक न्यूक्लियाई, तो उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे जानते हैं लार्मर इक्वेशन के नाम से। एंड द स्ट्रोंगर द मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी विल बी हायर। सो मैग्नेटिक फील्ड इज, कह सकते हैं जितना बढ़ेगा उतना ही प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन दैट इज़ यूज टू डिटरमाइन प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसीज। कौन सा इक्वेशन है जो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसीज को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है? तो ये हमें पता है, इसमें लार्मर इक्वेशन यूज होता है। एंड ऑप्शन नंबर जो सही है हमारा वो है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू वाई बी नॉट, जो कि एंड इसमें एफ इज इक्वल टू वाई बी नॉट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस हैं जो कि डिटरमाइन करती हैं प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसीज को। एंड यहाँ पे जो वी नॉट है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को शो करता है। एंड अलाइनमेंट ऑफ द नेट मैग्नेटिक वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो अलाइनमेंट होता है नेट मैग्नेटिक वेक्टर का डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन के नाम से जानते हैं एंड इक्विलिब्रियम के नाम से भी जानते हैं। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज बोथ बी एंड सी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मैग्नेटाइजेशन इन द एक्स वाई प्लेन इज नोन एज। जो मैग्नेटाइजेशन होता है एक्स वाई प्लेन में उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसे जानते हैं ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, जो एक्स वाई प्लेन में होता है। एंड व्हेन द प्रॉपर रेडियो फ्रीक्वेंसीज अप्लाई की जाती हैं, जब प्रॉपर रेडियो फ्रीक्वेंसीज द प्रिसेसिंग हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई प्रिसेस करते हैं वो बिगिन हो जाते हैं, स्टार्ट कर देते हैं,
टू डिफेज, रीफेज, रिलैक्स या फिर रेजोनेट। तो वो लोग रेजोनेंस स्टार्ट कर देते हैं जब प्रॉपर रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाई की जाती है। तो जो प्रोसेस कर रहा है हाइड्रोजन न्यूक्लियाई वो रेजोनेट करने लगता है। एंड RF पल्स यूज टू मूव न्यूक्लियाई इनटू ए हायर एनर्जी। जो RF पल्स होती है वो यूज होती है टू मूव करने के लिए न्यूक्लियाई इनटू ए हायर एनर्जी। सो स्टेट को क्या कहते हैं, स्टेट इज एट ए फ्रीक्वेंसी नोन है। तो उस स्टेट को क्या कहते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, फॉरियर फ्रीक्वेंसी, ट्रांसवर्स फ्रीक्वेंसी। तो उसको कहते हैं रेजोनेट फ्रीक्वेंसी। एंड हाइड्रोजन न्यूक्लियाई बिगिंस टू प्रीसेस इन ए फेज व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स। जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है वो स्टार्ट कर देता है टू प्रोसेस करना एक फेज में, जो कि कैसे होता है, वो होता है प्रॉपर जब RF पल्स टर्न ऑन हो जाती है तो उससे हाइड्रोजन न्यूक्लियाई शुरू कर देता है प्रोसेस करना एक फेज में, जिससे कि कब होता है, प्रॉपर RF जब रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स ऑफ कर देते हैं। सो व्हेन द रेडियो फ्रीक्वेंसी इज टर्न्ड ऑफ प्रोसेसिंग न्यूक्लियाई बिगिन। जब रेडियो फ्रीक्वेंसी टर्न ऑफ हो जाती है तो प्रोसेसिंग न्यूक्लियाई क्या करने लगता है, रिलैक्स करने लगता है, लूज एनर्जी एंड डिफेज करने लगता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। सो अनदर नेम फॉर ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन का अनदर नेम क्या है। सो वी ऑल नो ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन को स्पिन रिलैक्सेशन भी कहते हैं। सो स्पिन रिलैक्सेशन को हम लोग T2 रिलैक्सेशन भी कहते हैं। एंड अनदर नेम फॉर T1 रिलैक्सेशन। T1 रिलैक्सेशन को हम और किस नाम से जानते हैं, तो T1 रिलैक्सेशन इज नोन एज द लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन। लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं या फिर स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन भी T1 रिलैक्सेशन को कहते हैं, स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन, स्पिन लैटिस। एंड द रिटर्न ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन टू इक्विलिब्रियम इज नोन एज। जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन है उसको रिटर्न को टू द इक्विलिब्रियम में, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम T1 रिलैक्सेशन, स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन या फिर लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन। सो डिफेजिंग ऑफ द नेट वेक्टर इन ट्रांसवर्स प्लेन इज नोन एज। जो डिफेज होता है नेट वेक्टर ट्रांसवर्स प्लेन में उसको किस नाम से जानते हैं, स्पिन रिलैक्सेशन के नाम से जानते हैं डिफेजिंग ऑफ द नेट वेक्टर इन द ट्रांसवर्स प्लेन को। सो द टाइम इट टेक्स फॉर ए टिश्यू bulk longitudinal magnetization to return to 63% of its original value is known as। जो टाइम लेता है एक टिश्यूज बल्क लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन को रिटर्न करने के लिए टू द 63% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, तो इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको T1 रिलैक्सेशन के नाम से जानते हैं, T1 रिलैक्सेशन टाइम। T1 रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम होता है जो कि लेता है टिश्यूज बल्क लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन को रिटर्न करने के लिए 63% फ्रॉम टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू इज नोन एज T1 रिलैक्सेशन टाइम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द टाइम इट टेक्स फॉर ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन टू डीके टू 37% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इज नोन एज। वो टाइम जो कि लेता है फॉर द ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन के लिए टू डीके करने के लिए टू 37% 37 मतलब 37% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। जब ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन होता है तो उसमें आ जाता है T2 रिलैक्सेशन टाइम। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। लॉन्गिट्यूडनल अगर रिलैक्सेशन है तो उसमें क्या होगा,
उसमें होगा T1 रिलैक्सेशन टाइम, एंड इफ़ देयर इज अगर वहाँ पे हो रहा है ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन तो वहाँ पे हो जाएगा T2 रिलैक्सेशन टाइम. सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. Dephasing of the net vector in the transverse plane is caused by two factors: imperfections in the external magnetic field. जो डिफेजिंग होती है नेट वेक्टर की इन द ट्रांसवर्स प्लेन में इज कॉज्ड बाय टू फैक्टर्स के द्वारा कॉज होती है. इम्परफेक्शंस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, एंड जो कि पहला फैक्टर इम्परफेक्शन इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. सो दूसरा फैक्टर क्या है? सो दूसरा फैक्टर है इंटरैक्शन बिटवीन सराउंडिंग न्यूक्लियाई. सो डिफेजिंग नेट वेक्टर की इन द ट्रांसवर्स प्लेन इज कॉज्ड बाय इंटरैक्शन बिटवीन सराउंडिंग न्यूक्लियाई एंड imperfections in the external magnetic field. So magnetization in the transverse plane is कैन ऑल्सो बी नोन एज. ट्रांसवर्स प्लेन का मैग्नेटाइजेशन किस नाम से भी जाना जाता है? तो वो जाना जाता है बोथ बी एंड सी, MXY और MO. सो मैग्नेटाइजेशन इन द लॉन्गिट्यूडनल प्लेन कैन ऑल्सो बी नोन एज. जो मैग्नेटाइजेशन लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में होता है उसको किस नाम से जानते हैं? सो MZ और इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं. सो MRI सिग्नल्स कैन ओनली बी डिटेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स. सो MRI सिग्नल जो कि सिर्फ डिटेक्ट किए जा सकते हैं किस प्लेन से? तो वो डिटेक्ट किए जा सकते हैं बोथ बी एंड सी, XY प्लेन एंड ट्रांसवर्स प्लेन के नाम से. एंड लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. So here is our next question. The signals created after applying a 90 degree, जो signals create होते हैं after applying a 90 degree RF pulse, तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको जानते हैं FID signals के नाम से. And the signals produced after the 180 degree RF pulse is अप्लाइड इज नोन है. जो सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर 180 डिग्री RF पल्स अप्लाई होता है तो उसको किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं स्पिन इको सिग्नल के नाम से. सो 180 डिग्री RF पल्स इज यूज टू. जो 180 डिग्री RF पल्स होता है वो किसके लिए यूज होता है? द डिफेजिंग नेट वेक्टर इन द ट्रांसवर्स प्लेन. तो वो क्या है? वो है रीफोकस. So an 180 degree RF pulse is used to refocus the dephasing net vector in the transverse plane. So the larger the magnetic vector in the transverse plane, the जो जितना ज़्यादा नेट मैग्नेटिक वेक्टर लार्जर होता है ट्रांसवर्स प्लेन में, सो द सिग्नल इज दैट प्रोड्यूस्ड. तो सिग्नल कैसा होगा? सिग्नल स्ट्रॉन्गर होगा उतना ही ज़्यादा. एंड द स्मॉलर द नेटवर्क, जितना छोटा स्मॉलर नेटवर्क वेक्टर होगा ट्रांसवर्स प्लेन में तो सिग्नल कैसे होंगे? तो सिग्नल भी वीकर होगा, कमज़ोर होगा. एंड लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. द लेटर्स FID एंड FID सिग्नल्स स्टैंड्स फॉर. FID और FID सिग्नल्स किसके लिए स्टैंड करते हैं? सो दे स्टैंड फॉर फ्री इंडक्शन डीके के लिए. एंड टाइप ऑफ सिग्नल दैट क्रिएटेड आफ्टर, जो टाइप ऑफ सिग्नल्स है जो कि क्रिएट होता है आफ्टर ए ग्रेडियंट इज यूज टू रिफोकस द डिफेजिंग नेट वेक्टर इज नोन एज. जो टाइप ऑफ सिग्नल होता है क्रिएट होता है आफ्टर ए ग्रेडियंट के बाद जो कि यूज होता है रीफोकस में द डिफेजिंग नेट वेक्टर को. सो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ग्रेडियंट इको सिग्नल. सो द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव 90 डिग्री RF पल्सेज इज नोन एज. टू सक्सेसिव 90 डिग्री RF पल्स के बीच जो टाइम होता है उसको किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं रेपिटेशन टाइम के नाम से. सो द टाइम बिटवीन 90 डिग्री RF पल्स एंड द स्पिन इको सिग्नल
in a spin echo pulse sequence is known as। जो टाइम 90 डिग्री RF पल्स और स्पिन इको सिग्नल के बीच होता है स्पिन इको पल्स सीक्वेंस, तो उसको किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं इको टाइम के नाम से। एंड इन एन इन्वर्जन रिकवरी पल्स सीक्वेंस द टाइम बिटवीन 180 डिग्री RF पल्स एंड 90 डिग्री RF पल्स इज नोन एज, तो उसको जानते हैं इन्वर्जन टाइम के नाम से। सो हियर इज दिस इज़ द वर्कशीट, आप लोग को इसको कंप्लीट करना है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो या फिर जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें मैं आपको आंसर दूंगी। पहले आप लोग ट्राई कीजिए, देन आई विल गिव द आंसर्स टू यू ऑल गाइस। ओके, सो टिल देन बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।